नमस्कार छात्रों, मैं अमित तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं डिजायर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि सबसे पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम जो है अंकगणित का प्रमेय है। ठीक है, अंकगणित का प्रमेय है। और ये बताना चाहूँगा कि ये जो थ्योरम है सबसे बेसिक और सबसे जो है फर्स्ट थ्योरम है क्लास 10th का एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज में जो है आज इस थ्योरम को क्लियर करेंगे और इसी थ्योरम के साथ जो है शुरुआत करने से बेहतर होती चली जाएंगी। सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन इसी के थ्रू जो है सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा गया है क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद इसमें दे रखा गया है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में जो है आज हम इस चीज को सीखेंगे कि किसी भी संख्या को गुणनखंडित कैसे किया जाता है। तो किसी भी संख्या का किस फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं या किस विधि के द्वारा जो है गुणनखंड किया जा सकता है। तो ये हमारा बताता है, जो ये प्रमेय है यही प्रमेय बताता है। कौन सा प्रमेय बताता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में चीजें जो है मैं बताते हुए चलूंगा कि अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय है ये बेसिकली बताता क्या है। बताता ये है कि किसी भी अभाज्य संख्या, यानी कोई भाज्य संख्या है। मैंने बताया था कल अभाज्य संख्या के बारे में और अब अभाज्य संख्या के बारे में भी कल बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें से मैंने बताया था कोई भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। तो इसी को कहा गया बेसिक थ्योरम, यानी कौन सा थ्योरम कहा गया? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा गया। ठीक है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में चीजों को मैं स्पष्ट करने के लिए आप जो है इस चीज को ध्यान से देखिए और मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और बेहतर से बेहतर आप लोगों को यह समझ में आएगी तुरंत। देखिए क्या दे रखा गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि किसी भी भाज्य संख्या को, यानी किस संख्या को? किसी भी भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसी को कहा गया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा गया। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली चीज है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के आने वाले जो क्रम है, इन क्रम को ध्यान में नहीं रखना है कि जैसे कहीं क्रम इन दी सेंस हो गया कि जैसे कहीं 2 into 3 लिखा गया है या 3 into 2 लिखा गया है। इससे ये मैटर नहीं करने वाला है। क्यों नहीं मैटर करने वाला है? क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 6 आएगा, 2 into 3 करेंगे तभी 6 आएगा और 3 into 2 करेंगे तभी हमारा 6 ही आने वाला है। तो यानी कि हमारा जो है ये क्रम को बिना ध्यान में दिए, यानी क्रम को बिना ध्यान में दिए ये अद्वितीय होता है। किसी का जो है गुणनखंड भाज्य संख्या का किया जाए तो वो अपने आप में क्या होता है? अद्वितीय होता है, यानी उसके जैसा दूसरा और गुणनखंड नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इनके जो क्रम हैं वो आगे पीछे हों, इसीलिए बिना क्रम के शब्द को प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चीजों के एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को कहा जाए कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि क्या आधारभूत प्रमेय को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 120 हमने ले लिया या 12 भी ले लिया। इनिशियली मैंने पहला एग्जांपल लिया 12। अब 12 का अगर मुझे गुणनखंड करना है तो पहली चीज ये देखना है कि हमारा 12 क्या है। 12 जो है हमारा भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। तो मैंने कल एक थ्योरी बताई थी, उसमें ये बताया गया था कि भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड तो होते हैं। एग्जैक्ट कितने गुणनखंड होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें 12 में जो है कितने एग्जैक्ट गुणनखंड हैं? देखो चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में 12 के जो हैं, यानी 12 में तो 1 का गुणनखंड हमेशा हर किसी से रहता है। 12 जो होता है 2 का भी फैक्टराइज फॉर्म होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 जा क्या हो जाएगा? 4 into 3 हो जाएगा। तो यानी अगर इसमें देखा जाए कि एक बार 2 आया है, दूसरी बार भी 2 आया है और एक तीसरी बार यानी 3 आया है। यानी इसमें जो प्रत्येक टर्म आया है, यानी प्रत्येक पद आया है, ये सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे पद जो है हमारे पास हैं ये भाज्य नहीं बल्कि क्या है? अभाज्य हैं। तो इसी को कहा गया कि जितने भी भाज्य संख्या हैं उनको हम लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। तो इनका गुणा के रूप में खंडित कर दिया गया। गुणनखंड मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में, गुणे यानी मल्टीप्लाई में रहेंगे लेकिन इनके खंड यानी खंडित कर दिया जाएगा। तो उसी को फैक्टराइज फॉर्म में लिखा गया है। 12 का क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 हो जाएगा। और
ये चीज इस चीज को किसमें स्पष्ट किया गया है, यानी कौन स्पष्ट करता है, कौन सा थ्योरी स्पष्ट करता है, तो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंडित के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये चीजें इसी में के अंतर्गत आती हैं। और इसका फायदा क्या होगा, इस थ्योरी को अगर हम स्पष्ट करेंगे तो इसका फायदा होने वाला है, जो कि हम लोग के एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। एक तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आने वाला है, और एलसीएम एचसीएफ में इनके 2 पदों का मल्टीपल वाले क्वेश्चन आने वाले, 2 पदों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है और एग्जाम्पल के थ्रू स्पष्ट करेंगे कि गुणनखंड कैसे करेंगे। इसके लिए जो है और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि 120 है, यानी 120 है, इसका अगर गुणनखंड करना है, 120 हमारे पास जो है, ये है हमारे पास भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या में व्यक्त किया जाएगा। किसी अभाज्य संख्या को अगर कहा जाए कि इसका गुणनखंड करो, तो वो स्वयं अपने आप में गुणनखंड होता ही है, केवल उसमें 1 का फैक्टर होता है और स्वयं अपने आप में ही मल्टीपल में होता है। तो उसकी करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत किसकी है, अभाज्य संख्या। जो हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं 120 है, 120 का अगर देखा जाए तो एक मेथड इसके लिए बता दे रहा हूं। एक तो भाग विधि होता है। भाग विधि में कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास 120 है, तो इसमें सोचते यह है कि सबसे इनिशियल संख्या, यानी जो हमारे 2 से स्टार्ट करते हैं काटने के लिए, क्योंकि 1 तो हर किसी का गुणनखंड होता है, तो उससे तो पूरा ये हमारा गुणनखंड निकल के आएगा नहीं। 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, फिर 3 संख्या से, 4 संख्या से, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहां तक ये पूरा का पूरा संख्या हमारा इसे काटा जा सके। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 120 जो है कट जाए। तो आप ही लोग कहोगे 2 का अगर टेबल 2 है, 2 जो है 2 संख्या को अगर भाग दिया जाए 120 में, तो कहोगे सर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी अगर 120 का 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। यानी ऐसा भी काट सकते हैं कि 2 6 कितना हो जाता है, 12, और 0 तो 0 नोट डाउन कर लिया गया। अच्छा, 60 को किससे काटा जा सकता है, आप ही सब कहोगे कि जो है इसको भी 2 से काटा जा सकता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और 0 फिर यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 30 किससे काटा जा सकता है, कहोगे सर 2 से फिर काटा जा सकता है। फिर कैसे काटेंगे, तो 2 करने क्या हो जाएगा, 2, और इसके बाद 1 हमारे पास हासिल बच गया, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताओ ये 15 आ गया। 15 क्या 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता। 2 से जो कटने का नियम होता है वो होता है किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो है या 0 हो या क्या हो, 2 हो। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 2 से अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। लेकिन यहां पर 15 है, 15 यानी 5 है अंतिम डिजिट, तो क्या 5 कभी 2 से कटेगा, नहीं कट पाएगा। इसलिए 2 का विभाज्यता का नियम यहां नहीं लगता, बल्कि क्या लगेगा, 3 से कट जाएगा। 3 का कटने का नियम यह होता है कि इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर इनके अंकों को जोड़ने पर ये 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है कट जाएगी। तो देखो 15 लिखा गया है, तो 15 लिखा गया है, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इनके अंकों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 3 से कटती है, हाँ बिल्कुल कट जाती, इसलिए ये 15 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे पास, इससे कितनी बार इसे काटा जा सकता है, तो 3 पचे क्या होता है, 15 होता है। क्या होता है, 3 पचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। टेबल आप लोग को आता ही है, तो 3 पचे क्या आ गया, 15 आ गया। अब यानी बताओ 3 क्या 5 से काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, क्योंकि इनके अंकों का योग केवल 5 ही है। तो यानी 5 को किससे काटा जा सकता है, तो जिसके लास्ट डिजिट में क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 0 होगा, वो संख्या 5 से कटती है। तो ये हमारा 5 को कितनी बार टेबल पढ़ा जाए, तो 5 करने क्या हो जाएगा, 5। तो यानी ये जो हमारे पास ये गुणनखंड के रूप में आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस 120 का गुणनखंड हो जाएगा। यानी हमारे पास जो 120 है, इसको जो है भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड कर दिया गया है। इसका गुणनखंड क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू क्या आ गया, 2 इंटू कितना आ गया, 3 इंटू कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, अब देखो ये जितने भी हमारे पास इनका गुणनखंड हुआ है, यानी गुणा के रूप में सब लिखेंगे, इनको खंड खंड में तोड़ दिया गया है। और इसमें जो भी संख्या, 2 हमारी कैसी संख्या, भाज्य संख्या नहीं बल्कि क्या है, अभाज्य है। ये भी 2 हमारा अभाज्य है, ये भी 3 भी हमारा कैसी संख्या, अभाज्य है, और ये 5 भी हमारा क्या, अभाज्य। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और बिना इनके क्रम को
ध्यान में रखें, मतलब कर्म जो है, अच्छा इसका मतलब होगा कर्म को बिना ध्यान दिए, इसका मतलब ये हो गया कि इनके कर्म को आगे पीछे करने से इनके गुणनखंड में कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे अगर इनको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने के बाद अगर हम यहाँ पर 5 इंटू 3 कर दें तो भी इसका गुणनखंड, इस 120 का गुणनखंड यही रहेगा। मतलब कर्म पे नहीं डिपेंड करता है, यानी कर्म मतलब इनके सीक्वेंस पे नहीं डिपेंड करता। डिपेंड किस पे करता है कि इन पे, इनका डिपेंड मतलब इनके कर्म पे नहीं करता है, कर्म आगे पीछे लिखा जाए, लेकिन किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब जितने अभाज्य संख्या इस गुणनखंड में आए हुए हैं सारे के सारे संख्या वही आएंगे, चाहे इनके क्रम यानी इनके पद जो हैं आगे पीछे कहीं पर लिखे गए हों। लेकिन जो एग्जैक्ट जो इसमें प्रथम गुणनखंड में आया हुआ है उसमें दूसरे क्रम में ये परिवर्तित किया गया, लेकिन वही पद हैं, यानी उतनी ही टर्म में ये संख्याएं लिखी गई हैं। तो इसमें एक चीज आधारभूत प्रमेय में स्पष्ट किया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में इसके क्रम को बिना ध्यान दिए इनके जो गुणनखंड होते हैं किसी भी भाज्य संख्या का वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय ये कहने का सेंस यही हो गया कि उसमें जितने पद हैं वही पद रहेंगे, इनका परिवर्तित नहीं होने वाला है पद। ठीक है, अब किसी भी दूसरे एक एग्जाम्पल करके और देख लेते हैं। जैसे और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 156 और ये अगली क्लासेस में जो है इसको आप लोग जो है करके बताना कि 156 का गुणनखंड क्या होने वाला है, और गुणनखंड कर करके इनको देखना क्या इनके क्रम को आगे पीछे किया जाए तो करने पर क्या इनके पद में कोई परिवर्तन आएगा, कि इनके कोई गुणनखंड में परिवर्तन आएगा। नहीं परिवर्तन आएगा तो अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय है इसको क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें आज बहुत बेहतर समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस एक ही कंसेप्ट काफी है, इसको आप लोग जो है दोबारा रिवीजन करना,